तैयार हो जाइए बाजार के एक और एक्शन पैक दिन के लिए, जहां दमदार, बेहद दमदार, शानदार शुरुआत के संकेत आते दिख रहे हैं एसजीएक्स निफ्टी से 15,800 के कहीं ऊपर जाकर, यानी कि एक और बेहतरीन शुरुआत। लेकिन बड़ा सवाल है कि कल ही की तरह क्या आज फिर से उतार चढ़ाव होगा या फिर आज दिखेगी दिन भर की मजबूती? क्या आप 15,900 की तरफ बढ़ पाएंगे या फिसलेंगे? लेंगे जवाब। स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। इंडेक्स में भरपूर एक्शन की तैयारी है और साथ ही कल की तरह स्टॉक्स भी काफी सारे फोकस में रहने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले सर आज के अहम ट्रिगर्स इनके बारे में जान लेते हैं। बिल्कुल दीप, और ट्रिगर्स पूरी तरह से दुनिया भर के बाजारों से और विशेषकर अमेरिकी बाजारों से आते दिख रहे हैं, जहां डाउ में भरपूर तेजी हुई है, रिकॉर्ड ऊंचाइयों पर बना हुआ है और अपने लाइफ टाइम हाई के बिल्कुल नजदीक पहुंचकर डाउ कल ट्रेड करता हुआ दिखा 35,000 के ऊपर भी। एसजीएक्स निफ्टी में भी जोश है। वायदा कारोबार में अगस्त सीरीज से दो नए खिलाड़ी स्ट्राइड्स और एस्ट्रल आने की तैयारी में है। सीसीए ने एलआईसी के विनिवेश को दे दी है मंजूरी और रास्ता और साफ होता दिख रहा है। अब कितनी स्टेक बेची जाए, इसका फैसला वित्त मंत्री और उनकी अध्यक्षता में पैनल लेगा। सीपीआई महंगाई दर जो कंज्यूमर्स की है, रिटेल महंगाई दर जिसे आप कह सकते हैं, वो थोड़ी सी घट कर आई है 6.25% के आसपास उम्मीद के मुताबिक। और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के आंकड़े जो मई महीने के आए हैं वो 29% की ग्रोथ दिखा रहे हैं। पिछले साल ये नेगेटिव थी, जाहिर सी बात है कि लो बेस पर तगड़ी ग्रोथ आती हुई दिख रही है। तो ये है वो सारे ट्रिगर्स जिन पर आज आपको रखनी है नजर। बिल्कुल सर, तो भरपूर ट्रिगर्स हैं और रोज की तरह एक्शन भी दमदार होने वाला है सर। एसजीएक्स निफ्टी 150 पॉइंट्स ऊपर दिख रहा है सर, इसके बारे में समझाएं, ग्लोबल एक्शन थोड़ा समझाएं, क्योंकि कल सबको परेशान करने के बाद डाउ जो एक बार 150 पॉइंट्स इमीडिएटली गिरा था, कल 125 पॉइंट्स ऊपर बंद हुआ क्या है ये सर? दीप, कल भी 2 बजे हम यही बात कर रहे थे। देखिए, गिरा कितना, गिरा क्यों, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये था कि गिरा किस स्पीड से। एक्चुअली क्या होता है कि जब स्पीड से गिरते हैं ना, तो आप मनी नहीं बना पाते हो क्या रहा है। तब जब तक आप पता करते कि अरे क्या हो गया, तो फिर तब तक पता चलता है कि आपको निफ्टी 100 पॉइंट नीचे दिख रहा है। फिर आपको लगता है अरे पता नहीं, हो सकता है कोई खराब खबर हो, हमें पता नहीं चल रही। जब तक चलेगा चलो स्टॉप लॉस ट्रिगर करते हैं, निकल जाते हैं, तो मामला ठीक नहीं है। इतना मजबूत बाजार ऐसा तेजी से गिरा है। बस ये जो थॉट प्रोसेस है ना ट्रेडर्स की, ये परेशानी कर देती है और गलत नहीं है, क्योंकि जिस स्पीड से फॉल हुआ, अब डाउ गिर गया, उसकी वजह से अगर हमारे बाजार गिरे भी, तो ऐसी कौन सी मतलब आफत आन पड़ी, समस्या आ गई कि मतलब इतना तेजी से गिरना है। लेकिन होता ये लाइफ टाइम हाई के आसपास आप हैं, दोनों तरफ के ट्रेडर्स एग्रेसिव है, जिनको खरीदना है वो खरीद कर बैठे ही हैं। एफआईज की तरफ से भी बिकवाली होती हुई दिख रही। तो अचानक से अगर डाउ देखकर किसी ने बेचने का सौदा डाला। दूसरी बात है कि जब रेंज बाउंड मार्केट होते हैं तो लोग स्टॉप लॉसेस बहुत छोटे लगाते हैं। तीसरी चीज जो दीप आजकल नजर आती है इस वॉलेटिलिटी के पीछे, काफी कुछ मशीन के ट्रेड्स भी है, एल्गो ट्रेडिंग जिसे आप कह सकते हैं, या प्रोग्राम बेस्ड ट्रेडिंग कह सकते हैं, या अलग अलग तरह की स्ट्रेटेजीज आज आप ऑप्शन में बनाते हैं। और उस तरह की स्ट्रेटेजी में होता ही है, अगर 25-30 पॉइंट भी अगर निफ्टी इधर से उधर हिल जाए तो बहुत सारे लोगों की स्ट्रेटेजीज रिवर्स होती है। ये इस तरह की बहुत सारी प्रोग्राम ट्रेडिंग जो चलती है ना, ये भी वॉलेटिलिटी को बढ़ाती है। और प्रोग्राम ट्रेडिंग में आप सर्टेन एजम्पशंस लेकर चलते हैं। फॉर एग्जांपल, आप 15,775 पे कल ट्रेड कर रहे हैं और वहां से फॉल आया, करेक्ट, तो आप ये मानकर चलेंगे कि 15,750 इसके नीचे नहीं जाएगा अगले 1 घंटे में, या 15,725 या 15,700 भी मान ले, जो भी आप मान ले, उसके बेसिस पे एक प्रोग्राम ट्रेड आप लिखते हैं। और वो प्रोग्राम ट्रेड अगर आपका एग्जीक्यूट होता है, अचानक से बाजार गिर के 15,700 आता टच करता है, तो फिर आपकी और वो स्ट्रेटेजी रिवर्स होगी, फिर 25-30-50 पॉइंट और नीचे आएगा। तो इस तरह की जो वो प्रोग्राम ट्रेडिंग है वो बाजार में थोड़ी वॉलेटिलिटी बढ़ाती है। क्योंकि मशीन के केस में एक अच्छी बात और एक बुरी बात दोनों सेम ये है कि वहां इमोशंस नहीं है, वहां सिर्फ फॉर्मूला है और ट्रेड है। तो उन्हें तो लेवल से मतलब है, बाजार के मूड माहौल से मतलब नहीं। इस लेवल पर आया तो ये करना है, उस लेवल पर आया तो ये करना है। तो सिंपल चीजें, तो मुझे लगता है कि इस तरह की उतार चढ़ाव लाइफ में रहेंगी। अच्छा, एक और चीज बता दूं, सिर्फ रहेंगी नहीं, ये बढ़ेंगी भी, कम होने वाली नहीं है। जिंदगी में ये चीजें कम नहीं होंगी। जितने ज्यादा हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ स्मार्ट होने की कोशिश करेंगे, उतना ही मार्केट आपको इस तरह की बहुत वॉलेटिलिटी दिखाएगा। तो ये बाजार की फितरत है, आदत है, तरीका है। अब इनके साथ हम एडजस्ट हो जाएं तो अच्छी बात है, नहीं एडजस्ट होंगे तो जब तब इस तरह की जब वॉलेटिलिटी होगी तो उसमें स्टॉप लॉसेस ट्रिगर होंगे। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो कल बाजार के बढ़ने की जो वजह थी वही वजह आज भी है, इसमें कोई डाउट नहीं। ग्लोबल मार्केट्स के संकेत उसको हम विस्तार से आगे डिस्कस करेंगे भी। लेकिन ओवरऑल मुझे लगता है कि रेंज के भीतर
जो बाजार ट्रेड कर रहा है वॉलेटिलिटी के साथ, वो एकदम परफेक्ट एग्जांपल ये है कि आपको रेंज के ऊपर के सिरे पर बेचना है और रेंज के नीचे के सिरे पर लेना है। 10 बार, 5 बार, 15 बार, 20 बार, मुझे नहीं पता रेंज के दोनों सिरों को बाजार कितनी बार टेस्ट करेगा, ये किसी को नहीं पता, लेकिन जब तक इस रेंज के बाहर न निकले तब तक आपको हमेशा ट्रेंड के विपरीत, मूड माहौल के विपरीत कॉन्ट्रा कॉल लेना ही होगा। कल और शुक्रवार को किसी से 15,700 के नीचे खरीदा नहीं जा रहा, लेकिन आप देखिए दोनों दिन तगड़ी रिकवरी दी है। 15,900 के करीब आप पहुंचते हैं, 15,850, 15,900 के करीब किसी से बेचा नहीं जा रहा, और हो सकता है आज भी यही फीलिंग आए, लेकिन एक बार वहां चांस लेना चाहिए क्योंकि आपके हाथ में एक स्टॉप लॉस है। जब इंट्राडे में आप 150 पॉइंट की निफ्टी की वॉलेटिलिटी बर्दाश्त कर सकते हैं, तो फिर क्लोजिंग बेसिस पर 50 पॉइंट, 75 पॉइंट ऊपर का स्टॉप लॉस क्यों नहीं आप ट्रेड कर सकते हैं, 50-75 पॉइंट नीचे का क्यों नहीं ट्रेड कर सकते हैं। तो बाजार के मूड माहौल के साथ, अगर एक तरफा बाजार है तो हर गिरावट में खरीदना है, दोनों तरफा बाजार है तो आपको ट्रेडिंग रेंज के ऊपर के सिरे पर बेचना है, ट्रेडिंग रेंज के नीचे के सिरे पर लेना है। और आज भी देखते हैं, कोशिश करते हैं, ऊपरी सिरे पर जब पहुंचेगा तो वहां पर एक मौका प्रॉफिट बुकिंग का और बिकवाली का बन भी सकता है। हमारे पास एक सेफ्टी के लिए एक लेवल है 15,925, उसके पार निकलने पर ही हम ये डिसाइड करेंगे कि भाई अब आगे क्या करना है। लेकिन फिलहाल ओवरऑल कल के उतार चढ़ाव में कुछ अच्छी चीजें भी हुई है जो विस्तार से हम आगे बात करेंगे। दीप जी। बिल्कुल सर, और आज जैसा आपने कहा रेंज बाजार रिस्पेक्ट कर रहा है, और कल भी सर हमने बाजार को रेंज रिस्पेक्ट करते हुए देखा। जो आपने डाउनसाइड लेवल्स का सपोर्ट बताया था वही बाजार ने रेंज रिस्पेक्ट करी है। तो चलिए सर फिर आज का एक बार सेटअप समझ लेते हैं और आज की रेंजेस पर भी नजर डालते हैं। पहले तो बताएं आज के संकेत आपको क्या कह रहे हैं सर? संकेत में सबसे पहले ग्लोबल संकेतों की बात करें दीप, तो ग्लोबल संकेत बहुत ही मजबूत, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही पॉजिटिव आते हुए दिखे। इससे बढ़िया संकेतों की आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं। 150 पॉइंट डाउ फ्यूचर्स नीचे थे जब हम बंद हुए हैं, उसके मुकाबले में 125-150 पॉइंट ऊपर बंद होकर आता है अगर अमेरिका का मार्केट। डाउ बंद जो हुए रिकॉर्ड हाइस पर बंद हुए हैं। S&P नैस्डैक फिर से रिकॉर्ड बना रहे हैं। दीप आपको याद होगा पिछले हफ्ते जब एक दिन डाउ 550 पॉइंट इंट्राडे में गिरा, 280 पॉइंट रिकवर होकर 260 पॉइंट नीचे बंद हुआ, और उस दिन SGX निफ्टी आपको रात को 150 पॉइंट, 200 पॉइंट कुछ ऐसा नीचे दिख रहा था। लोग बड़े परेशानी में थे और तब भी हम कह रहे थे इतना डरिए घबराइए मत, ऐसा थोड़ी कि अमेरिका के बाजार भी रोज चढ़ेंगे, ये तो रहेगा ही। और इकोनॉमी के हर एक इवेंट को आप दोनों तरह से अपनी एनालिसिस कर सकते हैं। इन्फ्लेशन बड़ा अच्छा भी कर सकते हैं, खराब भी कर सकते हैं। बॉन्ड यील्ड नीचे है, वो तो खैर आमतौर पर अच्छी है, लेकिन उसके अलावा कमोडिटीज़ के प्राइसेस को आप दोनों तरफ से देख सकते हैं। जो नौकरियों के आंकड़े हैं उन्हें दोनों तरफ से देख सकते हैं। तो इकोनॉमी के हर एक्टिविटी का दोनों तरफ से पहलू होता है। आपको बाजार के एंगल से एक ही चीज़ समझनी कि अभी तक बाजार में कोई ऐसे संकेत है नहीं कि ये आपको आज पता चले कि बाजार ने टॉप बना दिया है, यहाँ से यू टर्न ले लेगा, अब वापस ये लेवल देखने में ज़माना लगेगा। अभी तक ऐसे कोई संकेत ना अमेरिकी के बाज़ारों के हैं न हमारे बाज़ारों के। अब आप देखिए, आमतौर पर हम कहते हैं ना कि छोटे मझोले शेयरों में बड़ा यूफोरिया हो, तो ये होता है। कल के केस में देखिए तीनों इंडेक्स ने हाई बनाया है, करेक्ट, अमेरिका में, लेकिन रसेल जो इनका स्मॉल कैप इंडेक्स है वो एकदम फ्लैट बंद हुआ है। इसका मतलब ऐसा नहीं कोई बहुत यूफोरिया वाला माहौल है, नो डाउट कई सारी कंपनियों के शेयर काफ़ी भागे, हमारे यहाँ भी भागे हैं, वहाँ भी भागे हैं, लेकिन वो कंपनियों के साथ साथ में प्रॉफिटेबिलिटी भी आ रही है। कुछ कचरा शेयर चल रहे हैं वो तो हमेशा होगा, उसका तो कोई इलाज है नहीं, तो वो एक अलग चीज़ है। बट मेरे ख्याल से ग्लोबल मार्केट्स बहुत ही मजबूती के दौर में है और अभी तक अमेरिका में ये सारे संकेतों के बावजूद कहीं कोई कमजोरी के या फिर रिवर्सल के संकेत नहीं आते दिख रहे। और जब तक ग्लोबल पार्टी चल रही है एंजॉय कीजिए, आप और हम भी कर रहे हैं बिल्कुल। तो मुझे लगता है ग्लोबल मार्केट्स के संकेत बहुत ही बेहतरीन है, इससे बढ़िया संकेतों की आप उम्मीद नहीं कर सकते। और आपको करीबन डाउ की 250-300 पॉइंट की तेजी को आज डिस्काउंट करना है। 150 पॉइंट तो वो जो नीचे बंद हुए थे और उसके अलावा 125 पॉइंट ये जो ऊपर बंद हुए हैं, ये दोनों मिलाकर और थोड़ा बहुत डाउ फीचर गिन लें तो लगभग 250-300 पॉइंट की तेजी डाउ की वजह से हमें डिस्काउंट करनी चाहिए। जी दी बिल्कुल सर, तो बढ़िया ग्लोबल संकेत आते हुए दिख रहे हैं और SGX निफ्टी भी फिलहाल 150 अंक ऊपर ही है। बाकी संकेतों पर क्या नजर है सर आपकी, क्या व्यू बन रहा है? बिल्कुल, FIs की तरफ से संकेत और घरेलू फंड्स की तरफ से संकेत न्यूट्रल हुए हैं। दोनों ही कल नेगेटिव साइड पर थे, आज दोनों ही न्यूट्रल हुए हैं, तो थोड़े बेहतर संकेत फ्लोज के लिहाज से आते हुए दिख रहे हैं। मैं यहीं पर इनको डिस्कस करना चाहूंगा दीप, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। FIs के संकेत क्यों न्यूट्रल है? 746 करोड़ की बिकवाली FIs ने कल कैश मार्केट में किए और साथ में 33 करोड़ की बिकवाली की है उन्होंने स्टॉक फ्यूचर्स में। यानी समझ लीजिए मोटा मोटी
पौने 800 करोड़ की बिकवाली एफआईज की। ये डेटा ले आइए आप एफआईज की बिकवाली के, पौने 800 करोड़ की बिकवाली एफआईज की तरफ से हुई है। सामने 719 करोड़ की एफआईज की तरफ से खरीदारी है इंडेक्स फ्यूचर्स में। तो लगभग बराबरी वाला मामला है। 2750 करोड़ के जो ऑप्शन बेचे हैं उससे डरिए मत, घबराइए मत। ऑप्शन में जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग होती हुई दिखी है एफआईज की तरफ से, और साथ ही अच्छी खासी लॉन्ग पोजीशन भी बनी है। तो उस लिहाज से मुझे नहीं लगता, माफ कीजिए, इंडेक्स में अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग हुई है और कुछ हद तक लॉन्ग पोजीशन भी बनी है। इंडेक्स में जो 719 करोड़ की खरीदारी हुई है उसमें ओपन इंटरेस्ट घट कर आया। तो एफआईज ने कल स्मार्टली, स्मार्टली नहीं बोलूंगा, अब मुझे ही नहीं पता कि एफआईज ने अपनी शॉर्ट पोजीशन फर्स्ट हाफ में काटी है या सेकंड हाफ में काटी है, वो अपने को नहीं पता। कि जब 1:30-2 बजे के बाद मिड सेशन में 1 बजे के बाद जो फॉल हुआ उसमें एफआईज ने नीचे में शॉर्ट काटा है, या सुबह जब 15,775 15,790 की रेंज में था तब काटा है, वो नहीं पता। लेकिन कुल मिलाकर ये कि शॉर्ट काटा है, लॉन्ग किया है, और साथ ही जो बिकवाली की है वो भी थोड़ी छोटी है उसके सामने। तो उस लिहाज से ये डेटा न्यूट्रल है। घरेलू फंड ने खरीदारी की है 447 करोड़ की, लेकिन एक दिन की खरीदारी और आंकड़ा कोई बहुत बड़ा नहीं है, ठीक है, साइजेबल है, तो इसलिए हम इन आंकड़ों को भी न्यूट्रल रखेंगे। तो एक चीज़ जरूर कह सकते हैं दीप कि कल के सेशन में जो सबसे बड़ा कमजोरी का ट्रिगर जिसकी हम बात करें कि ऊपरी स्तरों पर बाजार नहीं टिकेगा, तो वो ये था कि एफआईज के दमदार बिकवाली के आंकड़े आए थे। और आज के लिए एक और बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर जो कल की जो ग्लोबल मार्केट्स के अलावा आपके हाथ में, वो ये कि निचले स्तरों पर आपको एफआईज की शॉर्ट कवरिंग और खरीदारी के मूड का सपोर्ट मिलेगा। तो आज 2 पॉजिटिव ट्रिगर हो गए आपके पास में, पहला ग्लोबल, दूसरा न्यूट्रल से पॉजिटिव एफआईज के आंकड़े। जी दीप। बिल्कुल, तो चलिए ये बहुत ही बढ़िया बात है, और एफआईएस के जो आंकड़े हैं नेगेटिव से न्यूट्रल हुए हैं, इससे भी सहारा मिलते हुए दिखेगा। तो आइए सर फिर आज के लेवल्स पर नजर डालते हैं। बड़े लेवल्स आज के लिए कौन से रहेंगे? बिल्कुल दीप, आज एक्चुअली आप है ना मुझे बार बार वो ट्रिगर्स की बात कर रहे हैं और वो पूछ रहे हैं लेवल से, और मेरा है ना आज मूड है ना वो जो फ्लो है ना उसको तोड़ने का बन गया है। एक्चुअली जिस फ्लो में हम रोज डेटा एनालिसिस करते हैं, तो आज पहले मैंने ग्लोबल अलग से कर दिए एफआईज का। अब मेरा मन हो रहा है एफएनओ के डेटा भी अभी इसी वक्त डिस्कस कर लूँ, उसके बाद हम रेंज और लेवल में जाएंगे। जो दिल में आ रहा कर लेते हैं, ठीक है ना। और क्यों आ रहा है वो भी बताता हूँ कि जो डेटा है ना बड़े मजबूत, बड़े इंटरेस्टिंग निकल कर आए। आप देखिए बहुत समय बाद मिड सीरीज में आपका पुट कॉल रेशियो 0.87 पर आया। ये 100% ओवरसोल्ड है। अच्छा, आपको याद होगा कल भी हम यही बात कर रहे थे कि पुट कॉल रेशियो जो आया है आपका 1 के नीचे 0.94 ओवरसोल्ड है, पक्का शॉर्ट कवरिंग आएगी। शॉर्ट कवरिंग 2 तरीके से आती है, या तो आप नीचे खुलें और नीचे खुल के वापस बढ़ जाएं, और अगर नीचे ना खुले, संकेत अगर ओवरसोल्ड मार्केट में अगर थोड़े भी संकेत ग्लोबली अच्छे आ जाएं तो फिर आप बड़ी तेजी में हो जाते हैं। करेक्ट। तो यही आज फिर से हो रहा है। कल से ज्यादा ओवरसोल्ड मार्केट आज है, मतलब परसों जो डेटा थे, परसों शुक्रवार के जो डेटा कल थे और कल के जो डेटा आज है, तो मैं आज हमारे लिए सबसे बड़ा ट्रिगर, इवन मैं ग्लोबल मार्केट्स भी नहीं देख रहा, इवन ग्लोबल मार्केट्स और एफआईएस के डेटा तो आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। ठीक है, आग तो कल भी लगी थी 72 पॉइंट ऊपर की, लेकिन घी नहीं था, इसलिए आप ऊपर टिके नहीं। आज आग में घी 2 चीजें, आग तो लगी है पुट कॉल रेशियो के ओवरसोल्ड होने से, उसके ऊपर ग्लोबल मार्केट्स और उसके साथ ही आपके एफआईएस के घरेलू फंड के डेटा, ये दोनों ही 7500 पॉइंट की नहीं, 125 पॉइंट की तेजी करने को तैयार है एसजेएक्स निफ्टी पे, ये साफ नजर आ रहा है। 0.84 का पुट कॉल रेशियो, 87 का 100% ओवरसोल्ड है। काश फ्लैट खुलते या नीचे खुलते, और कभी कभी मैं एसजेएक्स निफ्टी के साथ पूरी तरह से असहमत होता हूं, कभी सहमत होता हूं, तो आज मैं थोड़ा सहमत होने वाले मुद्रा में ज्यादा हूं, और उसकी वजह दीप यही कि डेटा जो दिख रहे हैं ना, डेटा मजबूत दिख रहे हैं, शॉर्ट कवरिंग की तैयारी करते हुए दिख रहे हैं। तो कल हमने कहा भी था कि 15,790 15,815 इस रेंज के आसपास ही शायद हम खुलेंगे, और वहां पर खुल के वही टॉप बनाया, लेकिन आज लगता है एक बार 15,800 के ऊपर भी निकलेंगे, थोड़ा टिकने की कोशिश भी करेंगे, और उसके बाद मजा आएगा आगे क्या कुछ होता है। तो फिलहाल ये आपके लिए है डेटा इस वक्त जो आपको पुट कॉल रेशियो के लिहाज से मुझे दिख रहे हैं, और इसीलिए मैंने एफएनओ के डेटा पॉजिटिव रखे हैं। एफएनओ के कुछ और डेटा हैं लेवल्स के हिसाब से, वो मैं थोड़ा आगे डिस्कस करूंगा, लेकिन फिलहाल एफएनओ के डेटा पॉजिटिव साइड पर है, सेंटीमेंट और ट्रेंड पॉजिटिव साइड पर है। तो आज के जो सारे ट्रिगर्स हैं हमारे, उन ट्रिगर्स में 4 ट्रिगर पॉजिटिव है, ग्लोबल, एफएनओ, सेंटीमेंट, ट्रेंड, 2 न्यूट्रल है, एफआईज और डीआईज के डेटा। अब आइए आपकी जो इच्छा है लेवल्स की वो मैं बता दूं। कल आपको याद होगा दीप, बड़े दिनों बाद
निफ्टी पर एक ही रेंज दी थी 15,625 15,675 सपोर्ट जो नीचे वाला दिया नहीं था। और मैंने कहा भी था कि कई बार ऐसा होता है कि जब हम थोड़ा कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि ये रेंज नहीं टूटेगी, उस दिन बाजार आपको झटका देने की कोशिश करता है। झटका कल भी दिया था, जिस तरह से तेजी से आया, मुझे एक बार तो लगा कि नीचे की रेंज नहीं देकर कोई बड़ी गलती तो नहीं कर दी, लेकिन थैंक गॉड कि वो रेंज टूटी नहीं, 15,650 के आसपास ही सपोर्ट ले लिया। आज के लिए जो सपोर्ट रेंज है वो है 15,575 से 15,650। ये 75 पॉइंट की रेंज मजबूत सपोर्ट है, आसानी से नहीं टूटेगा। लेकिन रेंज आज भी मैंने एक ही रखी है, कल के कॉन्फिडेंस से आज फिर से मैंने रेंज एक रखी। ऊपर की तरफ 15,790 15,815 इस रेंज के आसपास कहीं बाजार खुलने चाहिए, और उसके बाद देखते हैं कि क्या कुछ होता है। बाद में 15,835 से 15,885 वो रेंज है जहां प्रॉफिट बुकिंग आपको आती हुई दिखेगी। तो जितना आप 15,900 के करीब अगर मिले और बेच पाएं वो बहुत बढ़िया होगा आपके लिए। वहां पर आपके लिए प्रॉफिट बुकिंग की रेंज बनेगी, बिक वाली की रेंज भी बनेगी। जो एग्रेसिव ट्रेडर्स है वहां पर शॉर्ट भी करेंगे, शॉर्ट भी करना है। 15,885 15,875 15,900 इस रेंज में 100% शॉर्ट भी करना है। स्टॉप लॉस है आपके पास, हम विस्तार से बातचीत करेंगे, तो दोनों तरफ करिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बैंक निफ्टी 34,925 35,075, ये 150 पॉइंट की रेंज मजबूत सपोर्ट है, दिन के लिए आसानी से टूटने वाला नहीं। एक्चुअली बैंक निफ्टी में नीचे की रेंज चाहिए ही नहीं, एक ही रेंज से काम चल जाएगा। लेकिन निफ्टी में एक बार मैं चांस ले भी लूँ, बैंक निफ्टी में कभी गलती से एक रेंज देने का चांस नहीं लेता, क्योंकि बैंक निफ्टी तो बहुत ही नटखट, चंचल और शरारती है। जब भी आप कोशिश करेंगे कि एक रेंज से काम चल जाएगा, उसी दिन 100% उल्टा होगा। इसलिए दो रेंज रखेंगे, 34,925 35,075। पता है इसके नीचे जाएगा नहीं, लेकिन 34,700 34,850 ये स्ट्रॉन्ग बाय जोन है, आएगा नहीं। ऊपर में 35,425 35,575 ये रुकावट का लेवल है। इस रेंज में कहीं ना कहीं जाकर रुकना चाहिए। अगर बहुत फोर्स आ गया, बहुत खरीदारी आ गई और भाग गया, तो 35,700 35,800 परफेक्ट रेंज है जहां पर आपको सारी लॉन्ग पोजीशन बुक करके शॉर्ट भी बनाने चाहिए, और उसका स्टॉप लॉस भी मैं आगे आपको दूंगा। तो ये बड़े जोन है दीप आज के लिए, जिस पर रखिए नजर। बिल्कुल सर, तो ये तो आपके लिए बड़े जोन्स निकल कर आ गए और संकेत भी बेहद सपोर्टिव हैं बाजार के एक्शन के लिए। ट्रेडिंग रेंज क्या रहेगी सर फिर दिन के लिए? 15,650 15,790 बेसिकली ये कल की रेंज है, सिंपल ये समझ लीजिए। पहले वाली रेंज जो है ये कल की रेंज है, और उसके बाद 15,600 15,835 दिन की मीडियम रेंज, और 15,575 15,860 दिन की बड़ी रेंज। 890 तक भी खींच सकती है, 880 90 तक। फिलहाल 15,575 15,860 की रेंज पर फोकस करिए। बैंक निफ्टी 35,000 35,425 दिन की छोटी रेंज है। 34,925 35,575 575 ज़्यादा संभावना ये है कि ये रेंज आपके लिए दिन भर के लिए काम आ जाएगी। बड़ी रेंज 34,850 35,650 की लेकर चलिए आप। ये है आपके लिए तीनों रेंज निफ्टी और बैंक निफ्टी पर। आइए कुछ और डेटा। एफआईज की तरफ से इंडेक्स पोजीशन बढ़कर आई है 3%, 55 से 58%, और उसकी वजह यह कि शॉर्ट कवरिंग काफ़ी हुई है इंडेक्स में, और कुछ हद तक खरीदारी भी। पुट कॉल रेशियो ये ओवरसोल्ड हम विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। विक्स में कोई बदलाव नहीं, ये भी हम बात कर चुके हैं। जी दी क्लियर है सर, तो ये तो रहे आपके लिए दिन की ट्रेडिंग रेंज और सारे के सारे संकेत। अब आते हैं पोजीशंस पर सर। गैप अप की तैयारी है, जिनके एग्जिस्टिंग पोजीशंस हैं उन्हें क्या करना चाहिए? लॉन्ग पोजीशन का स्टॉप लॉस 15,625 का रखें, इंट्राडे और क्लोजिंग दोनों बेसिस पे। वैसे तो 15,675 क्लोजिंग बेसिस पे टूट नहीं रहा है, फिर भी 15,625 आपका होना चाहिए स्टॉप लॉस। बैंक निफ्टी स्टॉप लॉस मैंने ऊपर ले लिया है खींचकर 35,000। बैंक निफ्टी का स्टॉप लॉस 35,000 रखेंगे अब, और निफ्टी का 15,625, दोनों ही इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पर। ऊपर की तरफ अब अगर आप शॉर्ट हैं तो शॉर्ट, चूंकि आप 15,800 के ऊपर खुल रहे तो वैसे वहां पर रखना चाहिए, लेकिन अब मतलब नहीं है वहां पे करने का। बेहतर ये है 15,925 का जो पुराना स्टॉप लॉस है वही रखा जाए, तो अब आपका स्टॉप लॉस 15,925 का होगा। और बैंक निफ्टी पर वैसे स्टॉप लॉस 35,850 का निकल कर आता है, लेकिन इतना दूर हो जाएगा वो काफ़ी, 650 पॉइंट का ऊपर का स्टॉप लॉस बनता नहीं है। फिर भी ये भी दूरी है 35,600 का, तो आप वहां पर रखिए। जिनको छोटा स्टॉप लॉस रखना है वो 35,400 के ऊपर का रख सकते हैं कल का हाई पार करने पर, लेकिन छोटा स्टॉप लॉस 35,400 है, मीडियम स्टॉप लॉस 35,600 है, और बड़ा स्टॉप लॉस 35,850 का है। आपने किस लेवल पर शॉर्ट किया है? अगर आप 35,000 के नीचे शॉर्ट हैं तो फिर 35,400 का ही रख लीजिए। आप 35,400 500 के आसपास का शॉर्ट है आपका, तो 35,600 का रख सकते हैं। तो अपने
श्रद्धा पर डिपेंड करता है, आपने किस लेवल पर शॉर्ट किया और कितनी रिस्क लेने की आपकी ताकत है। लेकिन ये है आपके लिए सारे स्टॉप लॉस जिस पर आपको करना है फोकस। जी दीप। क्लियर है सर। तो चलिए, लेवल्स को रिस्पेक्ट जरूर करना है और ऊपरी स्तरों पर आपको प्रेशर भी आएगा। तो नई पोजीशंस के लिए क्या करें सर फिर? बिना खरीदे तो कैसे काम चलेगा दीप। 15,625 ये स्टॉप लॉस का लेवल है आज के लिए। 15,750 इसके ऊपर खुलेंगे, 790 संभावना है इसके ऊपर खुले या इसके आसपास खुले। 815 ये संभावना है। 15,790 15,815 की रेंज में कहीं खुलने चाहिए, ऐसा मेरा समझना है। उसके बाद 15,835 15,860 दो लेवल और है। 15,880 90 के आसपास तीसरा और बन सकता है, लेकिन ये 3 लेवल के लिए फिलहाल ऊपर की तरफ आपको करनी है खरीदारी। जो लोग बेचना चाहते हैं बैंक निफ्टी, वो बेचना जितना 15,900 के नज़दीक बेच पाए उतना सेफ है। आपके लिए रेंज जो है 15,815 से 15,870 की होती है। अब होगा क्या, आप 15,815 पर अगर खुल रहे हैं, 15,800 के ऊपर खुल रहे हैं, तो आपको 15,870 के नज़दीक बेचना है। 15,815 पे खुलते ही नहीं बेच देना, क्योंकि एक बार थोड़ी शॉर्ट कवरिंग आएगी। क्यों आएगी मैं एफएनओ के डेटा में बताऊंगा। और 15,835 पर सोचना शुरू करिए। 15,860 पे थोड़ा बेचिए, 15,880 85 पे और बेचिए। ये आपके लिए रेंज होगी बेचने के लिए। तो स्टॉप लॉस बहुत क्लियर कट है, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस है इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पे जैसे आपको लगाना है 15,925। इसके ये स्टॉप लॉस ट्रिगर हो तो किसी को पूछना मत, किसी की एडवाइस भी नहीं चाहिए आपको, किसी का इन्विटेशन भी नहीं चाहिए। थैंक यू वेरी मच, गलती हो गई, बेचा था, हम हमारी पोजीशन काट रहे हैं, सेफ हो रहे हैं, और फिर भी लगता है कि नहीं भाई मैं तो रुकूंगा, बहुत रुकूंगा। रुकिए फिर 16,000 के बाद तो फिर आप किस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं। तो अगर फिर भी आपको लगता है मैंने 15,900 के पास ही बेचा है तो मैं 25 पॉइंट की रिस्क क्यों लूँ, मैं 100 पॉइंट की ले सकता हूँ, ठीक है। 16,000 इतना जल्दी में भागकर ऐसे कैसे पार नहीं होगा कि आजकल में हो जाए। तो आप वो स्टॉप लॉस रखें। आप किस लेवल पर शॉर्ट कर रहे हैं उस हिसाब से अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर लें। फिलहाल 15,925 का स्टॉप लॉस है। 15,780 15,750 15,725 690 और 650 ये सारे टारगेट आपके लिए वापस ट्रेडिंग रेंज के लोअर एंड के, जिसके लिए करनी है आपको बिकवाली। जी दीप। क्लियर है सर। तो ये है आपके लिए निफ्टी, और लास्ट टाइम 15,915 पर बाजार ने रेजिस्टेंस देखी थी। 15,925 फिलहाल आपके लिए एक अच्छी स्टॉप लॉस रहेगा अगर आप शॉर्ट हैं तो। नई पोजीशंस के लिए बैंक निफ्टी पर क्या राय है सर? खरीदना ही है। 35,000 का स्टॉप लॉस दीप छोटा है। स्टॉप लॉस 35,000 का रखेंगे, नहीं तो आमतौर पर मैं 34,900 प्रीफर करता हूँ, लेकिन आज 35,000 का काफ़ी है मुझे लगता है स्टॉप लॉस, उसके नीचे की ज़रूरत नहीं है। 35,375 कल के हाई के आसपास, 35,425 500 575 और 700 ये टारगेट है जिनके लिए बैंक निफ्टी में खरीदारी करनी है। जो लोग शॉर्ट करना चाहते हैं करें, कोई दिक्कत नहीं, मैं कभी मना नहीं करता, बिल्कुल करिए। लॉन्ग कॉल हमने भी दिया है। 35,550 से 750 की रेंज में बेचना है। जितना 35,750 के नज़दीक बेचेंगे उतना सेफ है। स्टॉप लॉस क्लियर कट वेल डिफाइंड 35,850 का है, जो जैसे निफ्टी का है 15,925 वैसे ही बैंक निफ्टी 35,850 स्टॉप लॉस है। इसके बाद थैंक यू वेरी मच, गलती हो गई, शॉर्ट किया, नहीं करेंगे, काट लीजिए। उसके बाद शॉर्ट मत रहिए। 35,450 375 300 225 और 35,150 ये सारे टारगेट है जिसके लिए आप ऊपर में बिकवाली करें। कोई कोई एग्रेसिव ट्रेडर हो सकता है 35,450 35,500 की रेंज में भी शॉर्ट करने का सोचे, वो उस समय का मूड माहौल देख के डिसाइड करिए। कर सकते हैं एग्रेसिव ट्रेडर होने के नाते, लेकिन क्यों ऐसी हड़बड़ी जल्दीबाजी करनी है। रेंज ट्रेडिंग रेंज जैसे निफ्टी में 15,925 की है, वैसे बैंक निफ्टी में भी तो 35,800 की है। यहाँ 15,900 पर रुक रहा है तो वहाँ 35,800 पर रुक रहा है। तो दोनों रेंज के हायर रेंज के जितना नज़दीक बेच पाए, आप जरूरी तो नहीं आप 35,900 925 पे ही बेच पाएंगे। 875 880 890 में भी बेच सकते हैं, या 860 में भी बेच सकते हैं। सेम वैसे ही जरूरी तो नहीं कि आप 35,800 पे ही बेच पाएंगे। एकदम टॉप पे तो मतलब कितने महारथी हैं जो एकदम टॉप पे ही बेच पाएंगे। ऐसा तो कोई मतलब इतने स्किल्ड या इतने नसीब वाले तो है नहीं कि एकदम टॉप पे ही आपका बिके। अगर ऐसा है तब तो बहुत ही अच्छी बात है, फिर तो आपको लेवल्स और कमेंट्री सुनने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर वैसा नहीं तो रेंज में धीमे धीमे आपको देखना है। तो 35,800 अगर आपका टॉप है तो 35,575 550 650 700 इन लेवल्स के आसपास मूड माहौल को देखकर सोचना शुरू करना चाहिए, जहां पर आपको करनी है बिकवाली। जी दीप, तो ये है आपके लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में बिकवाली किया है। जी
बिल्कुल सर, तो ऊपरी स्तरों पर शॉर्ट भी करिए और सपोर्ट के लेवल्स के कल जो बाजार ने रिस्पेक्ट करे हैं, आज तो खरीदारी का अच्छा मौका भी दे रहे हैं। सर बैन लिस्ट लगातार बढ़ती जा रही है, 7 स्टॉक्स हैं अब बैन में। ग्रैन्यूल्स की कल फ्रेश एंट्री हो गई है। नैल्को, पीएनबी, इंडिया बुल्स, एनएमडीसी, सेल और वोडाफोन, ये सारे के सारे बैन में बने हुए हैं। सर डेटा तो आपने समझा दिया एफआईज एफएनओ का, पर जो लेवल्स बताने वाले थे वायदा कारोबार के लिहाज से, वो कौन से हैं? तो दीप बाकी सब ठीक है और तो हम सब डिस्कस कर चुके हैं। खाली एफएनओ में एक आध इंटरेस्टिंग डेटा है, वो बता दूं। पहली चीज, सबसे इंपॉर्टेंट लेवल आज बाजार में आपके लिए है 15,800। और मैं क्यों 15,790, 15,815 की इस 25 पॉइंट की रेंज के आसपास बाजार को वक्त बिताने के लिए कह रहा हूं, या 15,775 से 15,835 समझ लें, ये रेंज है। 15,835-40 को जल्दी से पार नहीं करेगा और 15,775, 15,790 को जल्दी से नहीं तोड़ेगा। उसकी वजह यह है कि 15,800 के कॉल्स पर 67 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है ये। तो ऐसे में 15,800 के ऊपर निकल कर टिक गए तो एग्रेसिव शॉर्ट कवरिंग होगी, वो आपको 15,835, 860 तक ले जाएगी मिनिमम। उसके बाद देखते क्या होता है। अगर उसके नीचे नहीं टिके, कॉल राइटर वहीं पर खड़ा है, प्रीमियम खाकर खड़ा है, तो थोड़ा तो उसमें दम है कि 15,835 के पहले मैं शॉर्ट काटूंगा नहीं, 840 के पहले काटूंगा नहीं। तो ये रेंज है जो इंटरेस्टिंग है। 15,800 के ऊपर शॉर्ट कवरिंग खरीदारी ज़्यादा होती हुई दिखेगी। आमतौर पर शॉर्ट कवरिंग का सिस्टम बहुत क्लियर है। 15,800 का कॉल राइटर तभी शॉर्ट काटेगा जब 15,900 के ऊपर निफ्टी ट्रेड करे। 15,700 का कॉल राइटर तभी शॉर्ट काटेगा जब 15,800 के ऊपर ट्रेड करे। तो 15,700 पे जिन्होंने कल कॉल बेचे हैं वो भी कम नहीं है महानुभाव, 48 लाख शेयर वहाँ पर है। 15,750 पर 26 लाख शेयर है, यानी कि कुल मिलाकर 75 लाख शेयर तो सीधे सीधे रिस्क पर है। 15,600 के कॉल राइटर तो भूल जाइए। तो एक चीज़ तो पक्का है कि निचले स्तरों पर आपको शॉर्ट कवरिंग का सहारा मिल जाएगा। गैप से खुलने के बाद दीप आपके लिए 15,725, 15,750 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो जाएगा। कल की तरह ये सपोर्ट ढहेगा नहीं, कल ढह गया था, गिरा नहीं था, ढह गया एकदम, मतलब बिना कोई जबर ऐसे गया कि मतलब पूछो मत। तो आज ये ढहने के चांस कम है, मैं नहीं तो कभी नहीं कहूँगा, अब ढहने के चांस कम है। 15,725 के आसपास सपोर्ट ले लेना चाहिए अगर गलती से करेक्शन आए तो भी। तो पहली चीज़ ये आपका सपोर्ट हो गया। 775, 835 ये रेंज आपकी दिन में काफ़ी वक्त इसी रेंज में बिताएगा। और अगर 800 के ऊपर बंद होता है तो फिर शॉर्ट कवरिंग आपको और आती हुई दिखेगी, जो 15,700, 750 के। तो ये वायदा कारोबार के बहुत इंटरेस्टिंग डेटा है, पहली चीज़। अब आइए बैंक निफ्टी 35,000, ये टूटने के चांस कम है। 15 लाख शेयर पुट में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट वहीं पर है। अब ऊपर में जैसे जैसे जाएंगे दीप, अगर 35,500 पर 14 लाख शेयर हैं, ठीक है, 35,200 पर भी शॉर्ट है, 35,000 पर भी कॉल राइटर्स हैं, 35,300 पर भी कॉल राइटर हैं। तो मेरे ख्याल से आप 35,500 पार करते हैं तो तगड़ी कॉल राइटिंग होती दिखेगी। जैसे 15,800 का लेवल इंपॉर्टेंट है, वैसे ही 35,500 का ऊपर की तरफ इंपॉर्टेंट है। और इन दोनों लेवल के पार करने के बाद ही आपको तगड़ी और दमदार शॉर्ट कवरिंग आती दिखेगी। जी जी, क्लियर है सर। तो ये हैं आपके लिए सारे के सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स, पूरा डेटा का विश्लेषण, और ओवरसोल्ड बाजार हैं। सारे संकेत या तो पॉजिटिव हैं या फिर न्यूट्रल हैं, तो अच्छी शुरुआत के पूरे आसार हैं। आइए फिर देख लेते हैं कौन से स्टॉक्स पर रखनी है नजर, और ब्रोकरेजेस का फोकस आज किधर बना हुआ है। कुशल, देवांशी, मानसी और साथ ही आशीष हमारे साथ तैयार हैं। कुशल, गुड मॉर्निंग, बताएं आज के ट्रिगर्स और खबरें कौन सी हैं। गुड मॉर्निंग दीपांशु। सबसे पहले एफएनओ स्पेस से माइंडट्री के पोस्ट मार्केट नंबर्स आते हुए दिखेंगे, साथ ही कैश स्पेस से टाटा मेटालिक्स के नंबर्स पर भी आपको नजर रखनी होगी। 1 बजे सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी की बैठक होने वाली है। यहाँ पर जाइडस कैडिला की जो वैक्सीन है उसके इमरजेंसी इस्तेमाल पर चर्चा संभव है। रुचि सोया पर भी नजर रखिए, क्योंकि यहाँ पर 12 बजे आज स्वामी रामदेव जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, तो वहाँ से क्या ऐलान निकल कर आते हैं या इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। साथ ही 2 कंपनियां स्ट्राइड्स फार्मा और एस्ट्रल लिमिटेड ये शामिल होती हुई दिखेंगी एफएनओ स्पेस में अगस्त सीरीज से। तो यहाँ पर एक अपडेट है इन दोनों कंपनियों के लिए। इसके अलावा शिल्पा मेडिकेयर, यहाँ पर इनका जो एपीआई कारोबार है वो एक सेपरेट सब्सिडियरी में स्पन ऑफ किया जा रहा है। तो कंपनी के बोर्ड ने एपीआई कारोबार को अलग सब्सिडियरी में ट्रांसफर करने के लिए मंजूरी दे दी है। कर्नाटक में यूनिट 1 और यूनिट 2, इसको इन दोनों को अलग सब्सिडियरी में ट्रांसफर किया जाएगा। तो यहाँ पर फोकस रखिए, क्योंकि यहाँ पर कंपनी को पूंजी जुटाने में काफी ज्यादा मदद मिलती हुई नजर आएगी, जिस तरह से ये स्पन ऑफ की खबर आती हुई दिख रही है इनके लिए। बिल्कुल, तो नजर रखिए, ये सारे स्टॉक्स आपको खबरों के दम पर एक्शन में दिखेंगे। देवांशी, गुड मॉर्निंग, बताएं आप कौन सी खबरें लेकर आई हैं।
गुड मॉर्निंग दीपांशु। आज सबसे पहले आपको नजर रखनी है तीनों टेलीकॉम कंपनीज पर, रिलायंस इंडस्ट्रीज की जियो, भारती एयरटेल और साथ ही वोडाफोन आइडिया। और सबसे ज़्यादा जहां पे सब्सक्राइबर्स जुड़ते हुए दिखे अप्रैल महीने में वो रिलायंस जियो थे, और वहीं पे आप देखिए वोडाफोन आइडिया के जो सब्सक्राइबर्स हैं वो कम होते हुए दिखे हैं। कुल मिला के अगर वोडाफोन आइडिया की बात करें तो 18 लाख जो ग्राहक थे वो कंपनी ने गंवाए हैं। पिछली बार 11 लाख एडिशंस होते हुए दिखे थे। इसके साथ ही भारती एयरटेल में 5 लाख नए ग्राहक जुड़ते हुए दिखे हैं। पिछले महीने में हमने देखा था 40 लाख नए कस्टमर्स जुड़ते हुए दिखे थे। और साथ ही रिलायंस जियो जहां पे सबसे ज़्यादा 48 लाख नए कस्टमर्स जुड़ते हुए दिखे हैं। पिछले महीने की अगर बात करें तो 79 लाख कस्टमर्स जुड़ते हुए दिखे थे। मैं आपको ये भी याद दिला दूं कि अप्रैल महीने के डेटा हैं जो कि लाख से आते हैं, और इसका जो वर्सेस फिगर है वो मार्च है जो हमने मंथ एंड मंथ कंपेयर किया। डॉक्टर रेड्डीज कंपनी की तरफ से बयान या क्लैरिफिकेशन आता हुआ दिख रहा है। कंपनी ने कहा है कि स्पुतनिक वैक्सीन में जो देरी की खबरें हैं उसका कंपनी ने खंडन कर दिया है। कहा है कि जितने भी ट्रायल्स हैं वो कंपनी फिलहाल करती हुई दिख रही है। और आप देखिए 14 मई से कई शहरों में स्पुतनिक वैक्सीन का जो स्मार्ट रोल आउट है वो किया गया था, ये कंपनी का कहना है। और अभी भी कंपनी के जो रोल आउट्स हैं वो जारी है, बहुत ज़्यादा देरी होती हुई नहीं दिखेगी, ये कंपनी का भी कहना है। और इसके साथ ही आप देखिए एफटीसी पर नज़र रखें। भारत में पहला फेविपिरावीर का जो ओरल सस्पेंशन है वो कंपनी ने रिलीज़ कर दिया है। कोविड की मेडिसिन है फेविपिरावीर, उसका जो ओरल मेडिसिन होती है वो इस कंपनी ने लॉन्च की है। बजाज फाइनेंस, हिंदुस्तान मीडिया वेंचर्स दोनों पर आज फोकस रखे, क्योंकि मोबिविक के आईपीओ को अब आप देखिए सेबी ने मंजूरी दे दी है। डीआरएचपी कंपनी ने फाइल कर दी है। 1900 करोड़ तक के ये आईपीओ हो सकता है। और क्योंकि बजाज फाइनेंस और साथ ही हिंदुस्तान मीडिया वेंचर्स का इसमें स्टेक है, माना जा रहा है कि ये दोनों कंपनीज मोनेटाइज करती हुई दिख सकती है ओएफएस के जरिए। तो इन दोनों कंपनीज पर आज आपको नजर रखनी होगी। बिल्कुल, तो नजर रखिए, कुछ दिग्गज काउंटर्स आज फोकस में आपको आते हुए दिख सकते हैं। मानसी, गुड मॉर्निंग, बताएं आपके पास कौन सी खबरें हैं आज? गुड मॉर्निंग दीपांशु। एजिस लॉजिस्टिक्स से शुरुआत करेंगे। नेदरलैंड की कंपनी रॉयल वोपैक के साथ जॉइंट वेंचर के लिए कंपनी ने करार किया है। एलपीजी और केमिकल टर्मिनल्स पर कामकाज करने की योजना होगी। वोपैक जॉइंट वेंचर में 49% हिस्सेदारी खरीदेगी। साथ ही एजिस टोटल ग्रॉस प्री टैक्स कैश प्रोसीड भी हासिल करेगी 2766 करोड़ की बिक्री से। इसके अलावा नजर रखनी होगी आपको यहाँ पर जेपी इंफ्राटेक पर मौजूदा शेयरधारकों की इक्विटी पूरी तरह से राइट ऑफ कर दी जाएगी। मौजूदा शेयरधारकों को रेजोल्यूशन प्लान के तहत कुछ मिलेगा नहीं। लेनदारों से जून में सुरक्षा रियल्टी के रेजोल्यूशन प्लान को मंजूरी दी गई थी, जिसके चलते जेपी इंफ्रा पर फोकस रखिए। एलआईसी सीसीईए, यहाँ पर सीसीईए ने एलआईसी के डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसीड को क्लियर कर दिया है और स्टेक सेल पर अब फैसला वित्त मंत्री की अध्यक्षता वाली एक पैनल लेगी। तत्व चिंतन फार्मा कंपनी का आईपीओ खुलने जा रहा है। 16 से 20 जुलाई तक कंपनी का आईपीओ खुलेगा। प्राइस बैंड इसका 1073 से 1083 रुपए प्रति इक्विटी शेयर होगा। और अंत में सेबी ने जना स्मॉल फाइनेंस बैंक के आईपीओ को भी मंजूरी दी है। तो ये कुछ खबरें मेरी तरफ से। ओके, तो आईपीओ मार्केट में भरपूर एक्शन। कल खुलेगा जोमैटो का आईपीओ, उस पर अनिल जी की राय ऑफकोर्स जानेंगे। और फिर 16 तारीख को तत्व चिंतन फार्मा का आईपीओ भी खुलने वाला है। तो यहां पर तो एक्शन भरपूर रहने ही वाला है। आइए देखते हैं आज ब्रोकरेजेस का क्या कहना है एफआईआर में। मॉर्निंग रिपोर्ट, मॉर्निंग आशीष, बताएं आज की रिपोर्ट्स क्या कह रही हैं? गुड मॉर्निंग दीपांशु। सबसे पहले देखिए उज्जीवन फाइनेंस यहाँ पर ब्रोकरेज हाउस की तरफ से काफ़ी बढ़िया रिपोर्ट्स आते हुए दिखे। एचएसबीसी खरीदारी की राय को बरकरार रखे, लक्ष्य उन्होंने 259 से बढ़ाकर सीधे 340 रुपये कर दिया है। 245 जो है कल की क्लोजिंग है। वहीं मैक्वायरी अगर आप देखें तो उन्होंने आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है 265 के लक्ष्य के लिए। नोमेरा न्यूट्रल की राय दे रहे 240 के लक्ष्य के लिए। और इक्विटास होल्डिंग्स यहाँ पर भी नजर रखिएगा। एचएसबीसी की रिपोर्ट आई है जहाँ पर बाय रेटिंग को तो बरकरार रखा है, लेकिन लक्ष्य जो है 112 से सीधे बढ़ाकर 180 रुपये कर दिया है। 138 के आसपास की जो है कल की क्लोजिंग है। कल दोनों स्टॉक्स में हमने देखा भी था कि काफ़ी बढ़िया तेजी देखने को मिली थी। एवेन्यू सुपरमैक्स नतीजों के बाद भी लगातार रिपोर्ट्स आती जा रही हैं। आज क्रेडिट स्विस की तरफ से रिपोर्ट आई है, अंडर परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है। हालांकि जो लक्ष्य है वो 2400 से बढ़ाकर 2615 रुपये कर दिया है।
JP मॉर्गन अंडरवेट की राय दे रहे हैं, अभी भी स्टॉक पर बेरिश हैं, लेकिन लक्ष्य इन्होंने भी 2700 से बढ़ाकर 2835 रुपए कर दिया। हालांकि 3347 के आसपास की जो है कल की क्लोजिंग है, लेकिन HSBC मान रहे हैं कि इनकी जो टॉप लाइन ग्रोथ आई है, करीब 30-31% की ग्रोथ देखने को मिली, वो काबिले तारीफ है। लॉकडाउन के बाद भी अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला, जिसके चलते इन्होंने जो खरीदारी की राय इसको तो बरकरार रखा है और लक्ष्य 3900 से बढ़ाकर 4000 रुपए कर दिया है। मैक्वारी आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखे हैं 3700 रुपए के लक्ष्य के लिए। रिलायंस इंडस्ट्रीज पर भी आज फोकस रहेगा। हालांकि जो अप्रैल महीने के ट्राई डेटा है, आंकड़े सबसे बेहतर देखने को मिले, लेकिन ब्रोकरेज हाउस ने किसी ने भी टारगेट या रेटिंग में रिवीजन नहीं किया है। क्रेडिट न्यूट्रल की राय दे रहे 1930 रुपए के लक्ष्य लिए। नोमिरा खरीदारी की राय दे रहे 2400 रुपए के लक्ष्य लिए। 2084 की कल की क्लोजिंग है। HDFC बैंक यहाँ पर नई CEO की नियुक्ति के बाद पहली एनुअल रिपोर्ट जो है अपलोड होते हुए नजर आई है। नोमिरा खरीदारी की राय दे रहे हैं 1730 रुपए के लक्ष्य लिए। CLSA ने भी खरीदारी की राय दी है 1825 रुपए के लक्ष्य के लिए। HDFC लिमिटेड पर भी नजर रखिएगा। नोमिरा की रिपोर्ट आई है, खरीदारी की राय को बरकरार रखा है 3175 के लक्ष्य लिए। 2478 के आसपास की जो है कल की क्लोजिंग है। स्ट्राइड्स फार्मा, ये स्टॉक पर भी नजर रहेगी। मैक्वारी की रिपोर्ट आई है, आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है 1000 रुपए के लक्ष्य लिए। 772 कल की क्लोजिंग है। डॉक्टर रेड्डीज पर नजर रहेगी। मैक्वारी की रिपोर्ट है, यहाँ पर आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है 6076 रुपए के लक्ष्य लिए। 5490 रुपए के आसपास की कल की क्लोजिंग है। L&T पर जेफरीज की एक बढ़िया रिपोर्ट आई है, जहां पर खरीदारी की राय को बरकरार रखा और कहा गया कि इंफ्रा स्टोरी को प्ले करने के लिए बेहतरीन स्टॉक है। 1900 रुपए का लक्ष्य उन्होंने दिया। बजाज फाइनेंस, यहां पर बर्नस्टीन की रिपोर्ट आई है, आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है 7240 रुपए के लक्ष्य लिए। और अंत में ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पर भी फोकस रहेगा, जहां पर माना जा रहा है कि इनके जो मार्केटिंग मार्जिन है, यहाँ पर एक्सपांशन देखने को मिलेगा। मैक्वारी ने स्टॉक चुना है HPCL, यहाँ पर आपको फोकस रखना चाहिए। खरीदारी की राय को बरकरार रखा है और 516 रुपए के लक्ष्य दिया। 272 की जो है कल की क्लोजिंग है। तो ये है वो तमाम रिपोर्ट्स जिन पर आज रहेगा पूरा का पूरा एक्शन। आइए एक्शन को बढ़ाते हैं आगे। हमारे सारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ तैयार है। वक्त है पिक ऑफ द डे का। गुड मॉर्निंग अविनाश जी, बताएं सर आज आपकी पसंद का शेयर। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। आज जो मेरा पिक है वो एग्रो स्पेस में है। कंपनी का नाम है शारदा क्रॉपकेम। हमको लग रहा है कि अनिल जी बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइस चल रहा है और जिस प्रकार की अर्निंग्स ग्रोथ इस साल आएगी और जिस प्रकार से कंपनी की बैलेंस शीट है, बिल्कुल कर्जा मुक्त कंपनी है, एक एसेट लाइट बिजनेस है। मुझे लग रहा है कि जिनको अभी खरीदना है और 6 से 8 महीने की अवधि है, कम से कम 400 सवा 400 का टारगेट प्राइस पॉसिबल है। और दूसरी एक कंपनी जो हमको पसंद है, जो आपके चैनल पे हमने पहले भी कही है, वो फार्मा सेक्टर में एक छोटी कंपनी है जिसका नाम है कोपरान लिमिटेड। कोपरान लिमिटेड हमको लग रहा है बहुत ही अर्निंग्स जोरदार FY22 में आने की अपेक्षा है। इनका जो एक इम्पोर्टेंट ड्रग है, इसको US अप्रूवल मिला है और ये हम समझते हैं कि इसी कारण शेयर में थोड़ी तेजी आ गई है। लेकिन अर्निंग्स ग्रोथ कम से कम 20 से 22% FY22 और FY23 में आएगी। तो यहाँ पे जरूर नजर रखिए। हमको लग रहा है यहाँ पे कम से कम 370-375 का टारगेट प्राइस पॉसिबल है। तो यहाँ पे जरूर इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों शेयर्स पे एक्यूमुलेशन की राय रहेगी। तो दो कैश मार्केट के स्टॉक पसंद है अविनाश जी को, शारदा क्रॉपकेम और साथ ही कोपरान। आइए बढ़ते हैं आगे और कुणाल जी से जानते हैं उनकी पसंद का शेयर। कुणाल जी सुप्रभात, बताएं सर। अनिल जी सुप्रभात। दीपांशु सुप्रभात। अनिल जी फाइनली दिल्ली में वर्षा होती हुई दिख रही है, तो आज तो वाकई में अनिल जी गुड मॉर्निंग है। अरे वाह, बधाई। खरीदारी की राय है अनिल जी उसी स्टॉक पर जिस पर मैंने और राकेश जी ने कल भी जी अनिल जी यहाँ पर अनिल जी हम लोग त्रस्त हो गए थे वर्षा के इंतजार में, तो फाइनली बारिश होने के बाद अनिल जी बहुत अच्छा लग रहा है। तो अनिल जी यहाँ पर खरीदारी की राय है, खरीदना है बॉम्बे डाइंग, जिस पर कल मैंने और राकेश जी ने खरीदारी की राय दी थी। चार्ट बहुत ही जबरदस्त है और एक बड़ा ब्रेकआउट कल के ट्रेड में आते हुए दिखा, तो मुझे लगता है कि इसी पर खरीदारी करके चलना चाहिए। 105-110 के लेवल्स आएंगे, 105-110 के टारगेट के लिए बॉम्बे डाइंग में खरीदारी करें और 92 के आसपास अब एक संशोधित स्टॉप लॉस रख लें। ओके, ये है आपके लिए बॉम्बे डाइंग में खरीदारी करने की राय। और बाय द वे आपको बता दूं, दिल्ली में बारिश हो रही है, आपकी शुरुआत हो गई, बधाई हो। पहले आप बता देते, हम पहले भेज देते क्योंकि हमारे यहाँ तो भरपूर है। मतलब येलो अलर्ट है मुंबई और महाराष्ट्र में, वो 3 तरह के अलर्ट होते हैं, उसमें रेड वाला सबसे खतरनाक वाला होता है। तो हमारे येलो अलर्ट है कि अगले 1-2 दिनों में गोवा, कोंकण, मुंबई, महाराष्ट्र, रायगढ़ हमारे इलाकों में भारी बारिश होने की संभावना। आज सुबह से तो तगड़ी वाली हो रही है,
तो आप कितनी भी कर लें, कुणाल जी एक बात पक्की है, मुंबई का मुकाबला तो नहीं कर पाएंगे, बारिश तो यही ज़्यादा होगी, लेकिन सब जगह हो बराबर हो वो बेहतर है। खुले नीले आकाश में दिख रहे हैं हमें बंसल जी। ओहो, बंसल जी कौन से स्टॉक को पहुंचाएंगे अपने कोट के कलर में? सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। और अनिल जी, सुबह सुबह हमारे मित्र कुणाल जी तो वर्षा जी को याद कर रहे हैं। अब अनिल जी, सुबह सुबह का टाइम है, पूछना अच्छा नहीं लगता है, ये वर्षा जी से ये हिंदुस्तान में मिले थे कि कनाडा में मिले थे? जब इनको याद में है तो बता देना अनिल जी। और मेरा जो स्टॉक पिक है ये अमूमन चर्चाओं में नहीं आता है, स्टॉक है टूरिज्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन। टूरिज्म फाइनेंस पे अनिल जी खरीदारी की राय है 75 रुपए, 75 रुपीज का टारगेट है, 75 रुपीज का स्टॉप लॉस है, 96 रुपए, 96 रुपीज का टारगेट है। दिया तो पिक ऑफ द डे सेगमेंट में है, लेकिन 1-2 दिन का नजरिया बना के इसको खरीदें। ओके, तो TFCI टूरिज्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, यहाँ पर खरीदारी करें, 75 रुपए का स्टॉप लॉस, 96 रुपए का टारगेट। ये है राय आपके लिए बंसल जी की। हिमांशु गुप्ता साहब भी हमारे साथ हैं इस वक्त। सर गुड मॉर्निंग, बताएं आपका आज के लिए पसंदीदा शेयर। गुड मॉर्निंग अनिल सर, गुड मॉर्निंग दीपांशु, और गुड मॉर्निंग टू द एंटायर पैनल। सर, पिक ऑफ द डे में F&O सेगमेंट से जो स्टॉक मुझे पसंद है वो है SBI लाइफ। अनिल जी, काफ़ी स्ट्रॉन्ग चार्ट फॉर्मेशन है, F&O डेटा भी सपोर्टिव है, और मुझे लगता है कि जिस हिसाब से आज पॉजिटिव ओपनिंग यहाँ पर मिली है, ये स्टॉक आज नए हाई बनाता हुआ देखने को मिल सकता है। तो अनिल जी, यहाँ पर खरीदारी करके चलना है। मुझे लगता है 1060 और 1080 के 2 टारगेट्स यहाँ आज के सेशन में आते हुए देखने को मिल सकते हैं। 1025 रुपये का एक यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है। और अनिल जी, दूसरी पिक ऑफ द डे कैश सेगमेंट से रहेगी सफारी इंडस्ट्रीज में। स्टॉक ने कल एक शानदार ब्रेकआउट दिया, स्टॉक ऑल टाइम हाइस के आसपास बंद हुआ है, और जिस हिसाब से चार्ट पोजीशनिंग है अनिल जी, मुझे लगता है कि यहाँ पर बहुत ही अच्छी तेज़ी आगे भी बनते हुए नजर आ सकती है। तो अनिल जी, 751 रुपये का क्लोज है सफारी इंडस्ट्रीज में। यहाँ पर 785 रुपये का मैं आज के लिए टारगेट देखता हूँ, लेकिन अगर इसको 2-3 दिन के नज़रिए से लिया जाए तो 840 रुपये तक के टारगेट्स के लिए यहाँ पर खरीदारी करके चलें, और 736 रुपये के नीचे का एक स्टॉप लॉस रिकमेंडेड रहेगा। क्या बात है, कैश के स्टॉक्स बड़े आए, बड़े दिनों बाद इतने सारे कैश के स्टॉक्स आज स्टॉक ऑफ द डे में आए। तैयार है किरण जी भी पुणे से हमारे साथ। गुड मॉर्निंग किरण जी, बताइए क्या खरीदेंगे आप? अनिल जी, वेरी गुड मॉर्निंग। दीप, वेरी गुड मॉर्निंग। मेरा भी स्टॉक SBI लाइफ ही था, तो हिमांशु ने कवर कर लिया, तो मैं कैश का स्टॉक दूसरा रेकमेंड करूंगा। हैरिसन मलयालम, ये एक काउंटर है जहां पे मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला। कल डिलीवरी बेस्ड बाइंग देखने को मिली, और वो डिलीवरी बेस्ड बाइंग शायद 8 से 10 दिनों से लगातार चल रहा था, और कल के सत्र में बहुत बढ़िया ब्रेकआउट देखने को मिला। आपका स्टॉप लॉस रहेगा 220 एंड ऑफ डे क्लोजिंग बेसिस पे, 230 के आसपास की क्लोजिंग है। 260 के टारगेट्स आज कल में देखने को मिलेंगे, पर उधर भी बेचना नहीं है। ओपन ब्लू स्काई टेरिटरी में ये स्टॉक चला गया है, और जैसे शुक्रवार को गुरुवार को मैंने कुणाल जी को एक स्टॉक रेकमेंड किया था, समर्पित किया था, जयश्री टी। तो ये टी सेक्टर में कुछ हलचल देखने को मिल रही है, दोनों स्टॉक्स बहुत अच्छे देखने को मिल रहे हैं। मेरा मानना है कि 260 पे रिव्यू लेना चाहिए। मुझे लगता है कि ये 300 की ओर चलता नजर आ जाना चाहिए अगर एक महीने का वक्त देते हैं। यार है काउंटर फिलहाल 260 का टारगेट है, बट 300 के लिए भी आप इसे होल्ड कर सकते हैं। ये राय आ रही है आपके लिए। हैरिसन मलयालम, किरण जी की पिक। तो ढेरों कैश स्टॉक्स हैं जो फोकस में आते हुए दिखेंगे, रखनी है इन सभी काउंटर्स पर आपको नजर। इसके साथ ही कुछ और काउंटर्स जो तेजी में आने वाले हैं वहां पर भी आप रखें नजर, एटलीस्ट आज एक्शन में तो आते हुए दिख ही सकते हैं। शिल्पा मेडिकेयर, अविनाश जी इस पर कोई राय? इन्होंने अपने API बिजनेस को एक सेपरेट सब्सिडरी बनाने का ऐलान किया है, कैसे देखना चाहिए सर? वैल्यू क्रिएशन हो सकती है इससे? बिल्कुल दीपांशु, आई थिंक क्लियरली मार्केट्स में ऐसा एक्सपेक्टेशन है कि API बिजनेस सेपरेटली हाइव ऑफ करने के बाद हो सकता है कि वैल्यू अनलॉकिंग के लिए ये शायद एक सेपरेट कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्टर्स को बाद में आगे फ्यूचर में इसमें पार्टिसिपेट करने का मौका मिले। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली API बिजनेस अभी जिस प्रकार से जिस स्केल पे है और आगे जो होगा इसका फायदा तो कंपनी को मिलेगा ही, लेकिन अभी जिस प्रकार से एपिटाइट मार्केट में API बिजनेसेस को है, हमको लग रहा है कि ये डिसीजन कंपनी का आगे वैल्यू अनलॉकिंग के लिए ही है। तो मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली इसको एक अच्छी पॉजिटिव डेवलपमेंट के साथ देखना चाहिए, और मुझे लग रहा है कि ओवरऑल बिजनेस भी काफी अच्छी तरह से बढ़ रहा है। तो नेट आई थिंक मुझे लग रहा है कि जिनको इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको खरीदना है, मेरे ख्याल से जरूर खरीदे, क्योंकि ऑब्वियसली जब ये वैल्यू अनलॉकिंग होगी और
जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनको डेफिनेटली इस बिजनेस में पार्टिसिपेट करने को मिलेगा। तो मेरी राय में कोई भी डिप अगर आता है तो खरीदने का मौका है। हालांकि स्टॉक काफी भागा है, बट डेफिनेटली लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स काफी अच्छे। बिल्कुल, तो लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स काफ़ी अच्छे हैं। नज़र रखिए इस काउंटर पर, आगे जाकर एक बड़ी वैल्यू क्रिएशन प्ले बन सकता है, जैसे कि ये अपना एपीआई बिजनेस सेपरेट कर रहे हैं। वायदा कारोबार में 2 और स्टॉक्स अगली सीरीज से जुड़ जाएंगे। कुणाल जी, एस्ट्रल पर आपकी राय जानना चाहूंगा। अब तो वायदा कारोबार का हिस्सा होने वाला है और कई बार इस पर चर्चा भी हुई है, बड़े गेंस दिए हैं इसने। अब कैसी चाल रह सकती है एफएनओ में आने के बाद सर इसकी? देखिए, मुझे लगता है कि चाल थोड़ी और तेज़ होगी दीपांशु। जिस तरह का चार्ट स्ट्रक्चर है, काफ़ी समय से स्टॉक ने परफॉर्म नहीं किया है। ओवरऑल तो एक बहुत बड़ा आउट परफॉर्मर है और मेरे पोर्टफोलियो का हिस्सा है, लेकिन शॉर्ट टर्म में इसने परफॉर्म नहीं किया है। मुझे लगता है अब एफ&ओ में शुमार होने के बाद इसमें कुछ नई तेज़ी बनते हुए दिखेगी। एक ब्रेकआउट का इंतजार करना चाहिए। 2100 रुपये के ऊपर यह ब्रेकआउट होगा। 2100 के ऊपर जैसे ही एस्ट्रल निकलता है, इसमें नई खरीदारी कर सकते हैं। और क्योंकि स्टॉक लाइफ टाइम हाई के आसपास चलेगा उस समय, मुझे लगता है कि 2350 2400 के लेवल्स पे आपको स्टॉक में आते हुए दिखेंगे। कुणाल जी, आपका डीमार्ट तो फिर से नहीं आया एफएनओ में, कैसी फीलिंग है? अनिल जी, बाल बाल बच गए। अनिल जी खुशी इस बात की है कि एफ&ओ में नहीं आया और निफ्टी से भी बच गया अनिल जी। तो अब अनिल जी, और उसके बाद अभी मैं रिपोर्ट सुन रहा था, दीपांशु बता रहे थे कि 2 ब्रोकरेज हाउसेस हैं जो नेगेटिव राय दे रहे हैं, एक पॉजिटिव दे रहा है। अनिल जी, किसी की ना सुने, जिनके पास है बिल्कुल निश्चिंत होकर के बने रहना है। सिर्फ कुणाल जी की सुने, कुणाल जी जब बेचेंगे तो आपको बताएंगे, नहीं बेचेंगे तब तक बने रहे। लेकिन हाँ, ये इंटरेस्टिंग चीज़ है, अभी तक एफएनओ में आया, जब तक एफएनओ में नहीं आएगा निफ्टी में आएगा नहीं। लेकिन एक दूसरी चीज़ भी हो सकती है, कुणाल जी अगर एफएनओ में आ जाए और निफ्टी में आ जाए तो जाहिर सी बात है कि फंड का एक्टिव पार्टिसिपेशन, जो पैसिव फंड्स हैं जो सिर्फ इंडेक्स में पैसा लगाते हैं, उनकी खरीदारी जनरली निफ्टी के स्टॉक्स में आती ही है उसी प्रपोर्शन में। बट एनीवे, चलिए, नहीं आ रहा है तो नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है ये एक बड़ी मिस्ट्री है, किसी को पता नहीं क्यों नहीं आ रहा है। उससे मतलब छोटे, उससे कम, मतलब ये तो निफ्टी के लायक स्टॉक हो गया। लायक क्या हो गया, 100% आएगी। और निफ्टी में आने के लिए एक कंडीशन ये भी है मुझे ऐसा लगता आपको है कि एफएनओ में आना जरूरी है। कोई भी जी कुणाल जी। अनिल जी, मुझे लगता है कि इसका पी इतना बढ़ा हुआ है, ये देख करके शायद इसको निफ्टी में नहीं लिया जा रहा है। तो अनिल जी, अच्छा है, इसका पी देख करके अगर इसको नहीं लिया जाता है तो बहुत ही अच्छा है। इसी तरह इसका पी बढ़ता रहेगा अनिल जी। ओके, चलिए, बढ़िया है। तो ये है आपके लिए इस वक्त राय, इस वक्त डीमार्ट पर कुणाल जी की तरफ से। सुमित जी भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। सुमित जी, सुप्रभात, बताएं आज के लिए आपकी पसंद का शेयर। गुड मॉर्निंग अनिल जी। अनिल जी, आज के लिए जो पिक है वो है मुथूट फाइनेंस। मुथूट फाइनेंस में मेरे को लग रहा है जब यहाँ से एक अच्छा अपसाइड मूव देखने को मिलना चाहिए। मुथूट फाइनेंस वैसे भी एक तेजी के ट्रेंड के अंदर में है और स्टॉक के अंदर यहाँ से ऊपर के मूव के अंदर 1600 से 1620 तक का मूव देखने को मिल सकता है। मुथूट फाइनेंस में लॉन्ग पोजीशंस इनिशिएट करें, जिन्होंने बना रखा है वो लोग होल्ड करें। नीचे के अंदर 1525 का स्टॉप लॉस लगाएं, ऊपर में 1600 से लेके 1620 तक के टारगेट मुथूट फाइनेंस के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो पिक ऑफ द डे के तौर पे मुथूट फाइनेंस में खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। तो ये है मुथूट फाइनेंस आपके लिए खरीदारी करने की राय। आइए, वागिल साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वागिल साहब, सुप्रभात, बताएं सर आपका आज का पिक ऑफ द डे। अनिल जी, गुड मॉर्निंग। दीपांशु, गुड मॉर्निंग। मेरा पिक ऑफ द डे एक कैश स्टॉक है जो शायद हमारे चैनल पे कल कवर हो चुका है, लेकिन मुझे पैटर्न इतना अच्छा लगा कि मैं रोक नहीं पाया। स्टॉक है गुजरात अल्कली। एक बड़ा वाला ब्रेकआउट कल आया है, 475 का बंद है, एक क्लोज स्टॉप लॉस होगा 459 का, और ये आज के लिए नहीं है, एक पोजिशनल कॉल है एक आध हफ्ते के लिए। 459 का मेरा स्टॉप लॉस होगा, 540 तक की अपसाइड में देख रहा हूँ। कल सिमी जी ने ये स्टॉक पसंद किया था खरीदारी करने के लिए आज से, गुजरात अल्कलीज, और आज पिक ऑफ द डे के तौर पर आया है आपके लिए वागले साहब की तरफ से भी। कुछ और स्टॉक जो एक्शन में भरपूर दिख रहे हैं उनमें से एक है एजिस लॉजिस्टिक्स। इस स्टॉक पर किरण जी जरा इसके चार्ट्स देखिए। एजिस लॉजिस्टिक्स के लिए एक अच्छी खबर आई है, इन्होंने एक वोपाक करके एक कंपनी है उसके साथ करार किया है। स्टॉक पिछले कई दिनों से बड़ा सुर्खियों में था और सबसे ज़्यादा पसंद सेठी साहब ने किया, लगातार उसे रिकमेंड भी किया है। कल जरूर 2.5% नीचे बंद हुआ है। क्या लेवल्स इंपॉर्टेंट है, क्या दौड़ लगा सकता है या सेल ऑन न्यूज होगा? कल थोड़ा सा करेक्टिव रैली देखने को मिली, पर लास्ट 30-35 मिनट्स में एक अच्छा उछाल वॉल्यूम्स के साथ भी देखने को मिला।
तो और दूसरी चीज इंपॉर्टेंट है कि जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था उसके ऊपर ही ये स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। तो मेरा मानना है कि जो रेजिस्टेंस होता है वो सपोर्ट का काम करता है। तो सपोर्ट 355 360 के लेवल्स है, तो काफी नजदीक है करंट मार्केट प्राइस से। तो वहां पे आपको 360 355 का सपोर्ट है, तो वो होल्ड करेंगे तो ये स्टॉक और भी बुलिश मोमेंटम में रहेगा। नेक्स्ट रेजिस्टेंस 380 383 का है, ये अगर पार करेगा तो इसमें बहुत अच्छी मूव आपको देखने को मिलेगी। तो फ्रेश इन्वेस्टर्स के लिए 380 383 के राह देखने की सलाह है। ये लेवल्स क्रॉस करेंगे तो एक नया मोमेंटम इस स्टॉक में देखने को मिलेगा। ओके, तो एजिस लॉजिस्टिक्स पर रखिए नजर। खबर तो आई है काउंटर के लिए, देखते हैं आज रिएक्शन कैसे देता है। कल थोड़ा सुस्त जरूर था।